Welcome to my channel Biology in Bits. Today we are going to understand a very interesting physiological process called hemostasis. Hemostasis. So as you know that our body contains so many blood vessels in which the blood flows. बट कभी कभार उस ब्लड वेसल में इंजरी होने की वजह से ब्लड वेसल के बाहर फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होने का खतरा रहता है. टू प्रिवेंट दिस ब्लड लॉस एंड टू मेंटेन द प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड इन अ ब्लड वेसल, दिस प्रोसेस कॉल्ड hemostasis takes place. So hem means blood and stasis means to stop or to prevent the loss of blood. Let's look at the various stages of this process. So this process is comprised in these four steps. Number one is vascular constriction, then primary hemostasis, it is also known as temporary platelet plug. Secondary hemostasis, also known as coagulation cascade, and the last one is fibrinolysis. अभी एक बार हम एक एक करके इन स्टेजेस को ब्रीफ में देख रहे हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड देम इन डिटेल. सो जब भी हमारी ब्लड वेसल में कोई भी इंजरी होती है, सो ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है, जिसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम, द इनरमोस्ट लाइनिंग, वो डैमेज हो जाती है. ओके और उस डैमेज होने की वजह से ब्लड बाहर की तरफ फ्लो करने लगता है. उस सेल्स के डैमेज होने की वजह से वो उससे बाहर निकलने लगता है. द नंबर वन स्टेज इज़ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. सबसे पहले हमारी ब्लड वेसल क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, यानी कि डायामीटर में खुद को रिड्यूस करती है. लाइक अगर ये आपकी ब्लड वेसल का डायामीटर है तो वो उसको क्या करेगी, इस तरीके से रिड्यूस कर लेगी ताकि जो ब्लड है वो अब कम बाहर जाए. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज. अगर ब्लड वेसल में किसी भी प्रकार का ट्रॉमा हुआ है तो जो ब्लड वेसल के स्मूथ मसल सेल्स होते हैं उनको सिग्नल किया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन करें, जिसकी वजह से ब्लड वेसल का डायामीटर रिड्यूस हो और ब्लड लॉस का प्रिवेंशन हो फ्रॉम द रप्चर्ड वेसल. द नेक्स्ट स्टेज इज प्राइमरी हीमोस्टेसिस. वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इज द फर्स्ट स्टेप बट इट इज़ नॉट इनफ. सिर्फ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने से जो डैमेज ब्लड वेसल है या फिर इंजर्ड ब्लड वेसल है वो ठीक नहीं होगी या फिर ब्लड लॉस उतनी हद तक प्रिवेंट नहीं होगा. सो इसके बाद जो स्टेज आता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन स्टेज. सो हमारी ब्लड वेसल में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें फ्लो करती हैं. आवर ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर, प्लाज्मा, different kinds of cells like WBCs, RBCs, platelets, nutrients flows in our blood, hormones, minerals, nutrients. So ब्लड में बहुत सारी चीज़ें फ्लो कर रही होती हैं और आप लोगों को पता होगा कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं विच आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स. सो नॉर्मली ये प्लेटलेट्स फ्लो कर रहे होते हैं बट जैसे ही ये कोई इंजर्ड ब्लड वेसल देखते हैं दे स्टार्ट accumulating at that location. Just like कि कभी कभार होता है ना, हम रोड पे चल रहे होते हैं और कोई भी चीज़ होती है तो लोग एकदम से वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं. ऐसे ही अगर ये इंजर्ड ब्लड वेसल को देखते हैं प्लेटलेट्स तो ये वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं और इनके एक्यूमुलेशन की वजह से एक सॉफ्ट प्लग की फॉर्मेशन होती है और बेसिकली ये प्रिवेंट करता है फर्दर लॉस ऑफ ब्लड को. बट द थिंग इज़ और द कैच इज़ कि अगर ट्रॉमा छोटा है, यानी कि अगर जो इंजरी हुई है वो बहुत ही छोटी मोटी सी इंजरी है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, सो उस केस में ये प्लेटलेट प्लग इनफ है. हमें इस थर्ड स्टेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट अगर ट्रॉमा कैसा है, बड़ा ट्रॉमा है, इन दैट केस ये जो प्रोसेस है वो प्रोसीड करती है टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ नोन एज कोएगुलेशन कास्केड. अच्छा, इसमें भी फर्दर स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं लाइक प्लेटलेट एडिशन, एक्टिवेशन, एग्रीगेशन. इसको अभी हम आगे देखेंगे. राइट नाउ वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स इन ब्रीफ. द थर्ड स्टेज इज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोएगुलेशन कास्केड. कोएगुलेट करने का मतलब होता है एक तरीके से क्लॉट फॉर्मेशन होना. ठीक है, जो ब्लड है वो थिकन होने लगता है, गाढ़ा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है. सो इस प्रोसेस में बेसिकली अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं सो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. ऐसे फैक्टर्स जो क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं
और जो सॉफ्ट प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन हुई थी उसको फर्दर सॉलिडिफाई करते हैं। इस प्रोसेस में क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और बेसिकली चेन रिएक्शन चलेगी, यानी कि एक इनएक्टिव फैक्टर को पहले एक्टिव किया जाएगा, फिर वो किसी और फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, फिर और फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, करते 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 फाइनली हम उस कंपाउंड को या उस फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे जो कि प्रोसेस में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। सो दिस इज़ नोन एज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। और ये फैक्टर्स क्या करते हैं फिर? ये फैक्टर्स एक थ्रेड की फॉर्मेशन कराते हैं, एक फाइबर की फॉर्मेशन कराते हैं जो बेसिकली हमारा लूज प्लेटलेट प्लग था ना उसके ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाता है एंड फर्दर उस सेल्स के क्लम्प को और ज़्यादा सॉलिडिफाई कर लेता है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस एंड इन दिस सेकेंडरी हीमोस्टेसिस और कोएगुलेशन कास्केड various clotting factors are involved. Let's look at the clotting factors. So clotting factors के यहाँ पे नेम भी मेंशन करे हुए हैं और बेसिकली जो ये फैक्टर्स होते हैं इनको इनके नेम से ना डिनोट करने की बजाय रोमन न्यूमरल से डिनोट किया जाता है। सो क्लॉटिंग फैक्टर 1 इज़ बेसिकली फाइब्रिनोजेन और इसको हम बोलते हैं इस तरीके से फैक्टर 1। 2 इज़ प्रोथ्रोम्बिन, 3 इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 इज़ कैल्शियम, 5th is labile factor, 6th is stable factor, 7th is anti-hemophilic factor A, 9th is anti-hemophilic factor B or Christmas factor, 10th is Stewart-Prover factor, 11th is anti-hemophilic factor C, 12th is Hageman factor and 13th is fibrin stabilizing factor. So आप इनको आराम से इसकी हेल्प से याद रख सकते हैं। फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल आर फॉलोइंग। बट अगर आप नॉर्मली इस तरीके से फैक्टर 1 2 3 4 करके भी याद रखेंगे तो वो भी इनफ होगा। और अगर आप CSIR नेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन दैट केस आपको ये नेम्स अच्छे से याद होने चाहिए। नाउ व्हाट आर दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स? ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते क्या हैं? सो पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये हमारे ब्लड में ही फ्लो कर रहे होते हैं। हमारे ब्लड में हमने प्लेटलेट्स को देखा जो कि इस प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं और उसके बाद आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, अगेन हमारे ब्लड में फ्लो कर रहे होते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन ऑलरेडी। बट व्हाट आर दीज? सो दीज आर नथिंग बट दीज आर बीटा ग्लोबुलिन्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो ये प्रोटीन, नेचर में ये प्रोटीन है और इनको हम बोलते हैं बीटा ग्लोब्यूलिन्स। मोस्टली जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो हमारे लिवर के सेल्स में सिंथेसाइज होते हैं एंड सम आर ऑल्सो सिंथेसाइज बाय द एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है ना इनर मोस्ट, उसके सेल्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स जो हैं वो हमारे ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लाइनिंग के सेल्स भी बनाते हैं, लेकिन मोस्टली ये बनाए जाते हैं बाय द लिवर सेल्स। ओके, और यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ क्विकली रिवाइज जो भी अभी तक हमने पढ़ा है हम उसको बहुत जल्दी से रिवाइज करेंगे। हमने अभी देखा कि हीमोस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रिवेंशन की जाती है ब्लड लॉस की। हीमो का मतलब होता है ब्लड एंड स्टेसिस का मतलब होता है टू स्टॉप। ये 4 स्टेजेस में, ये प्रोसेस 4 स्टेजेस में होती है। सब द नंबर 1 स्टेज इज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन जिसमें ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, उसका डायामीटर रिड्यूस होता है और इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्मूथ मसल्स। जब स्मूथ मसल्स जो कि ब्लड वेसल की वॉल में प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस, प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट करते हैं जिस साइट पर इंजरी हुई है और एक प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, यहाँ पर क्लॉट बनता है और जो ये सॉफ्ट प्लेटलेट प्लग बना था ये सॉलिडिफाई होता है और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। द लास्ट वन इज़ द फिब्रिनोलाइसिस। सो हमें सिर्फ उतने वक्त के लिए ये क्लॉट चाहिए जितने वक्त हमारी ब्लड वेसल को हील होने में लगेगा। एक बार हमारी ब्लड वेसल हील हो जाती है तो उसके बाद इस क्लॉट को डिज़ोल्व कर दिया जाता है और ये कॉमन सेंस की बात भी है क्योंकि अगर क्लॉट रहेगा तो ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत आएगी, ब्लड इतनी ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए एक टाइम के बाद जब ब्लड वेसल हील कर जाती है तो इस क्लॉट को डिज़ोल्व कर दिया जाता है। दैट्स इट। आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप इस प्रोसेस को अच्छे से गो थ्रू करने के बाद इस तरीके से इसकी समरी को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इन पार्ट 2 वी विल लुक एट द प्रोसेस इन डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़
like and share with your friends.